good morning. I'm Anmol Talreja and I'm welcome you all in our video lecture. So today we'll start with the next question. Last lecture में हम लोगों ने सेंट्रल बैंक की डिफाइन को देखा था. आज के लेक्चर में हमारी सेंट्रल बैंक, इंडिया की सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई, कब नेशनलाइज हुई, उसके क्या फंक्शंस है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे. सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट कैन बी कॉल्ड एज RBI. सो हमारे देश में RBI एक्ट एस्टैब्लिश हुआ था. RBI एक्ट बनाया गया था कब? 1934 में. RBI एक्ट बना था 1934 में. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग RBI एस्टैब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को. कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1 अप्रैल 1935. देखो ये चीज आपसे 1 मार्क एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि RBI कब एस्टैब्लिश हुई थी. सो आप बताओगे क्या? 1 अप्रैल 1935. 34 में एक्ट बना था लेकिन 35 में एस्टैब्लिश हुई थी ये एक्ट के अकॉर्डिंग. ओके. सो 1 अप्रैल 1935 with a private paid up capital. Private paid up capital of rupees 5 crores. 5 करोड़ से स्टार्टअप किया गया था इस चीज़ का, और वो भी प्राइवेटली, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हिसाब से स्टार्टअप किया गया था. गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं थी उस वक्त. सो RBI इस तरीके से स्टार्ट हुई थी. नेक्स्टली हम लोग जानते हैं कि RBI नेशनलाइज कब हुई थी. गवर्नमेंट ने खुद की ओनरशिप के अंदर कब लिया था उसको. सो यहाँ पे आएगा कि RBI नेशनलाइज्ड कब हुई थी? सॉरी, 1 जनवरी 1949. कब हुई थी? 1 जनवरी 1949 को RBI नेशनलाइज हुई थी. तो सेम चीज आपसे अगेन एमसीक्यू या 1 मार्क में पूछ सकते हैं. या तो एस्टैब्लिश पूछेंगे या तो नेशनलाइज पूछेंगे. एक ना एक पूछी जाती है मोस्टली. सो 1 मार्क के अंदर ही. सो अगर नेशनलाइज पूछते हैं तो आप बताओगे 1 जनवरी 1949 को, और अगर एस्टैब्लिश पूछते हैं तो 1 अप्रैल 1935 में. और फिर प्लस ऐसा भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पेड अप कैपिटल कितना था, प्राइवेट पेड अप कैपिटल एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पर, तो 5 करोड़. तो आपको ऑप्शंस दे सकते हैं 50 करोड़, 500 करोड़, 5 करोड़, इस तरीके से. तो आपका क्या आएगा? 5 करोड़ से स्टार्टअप किया गया था. देखो क्या लिखा है आपके बुक में. The central bank in India is known as Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act of 1934. Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935 with a private paid up capital of rupees 5 crores. RBI was nationalized on January 1st, 1949. RBI is the apex bank of India. Apex का यहाँ पे क्या बताया है? सुपीरियर ऑथोरेबल इंस्टीट्यूट है जो पूरा का पूरा बैंकिंग रेगुलेशंस और बैंक सारे बैंक्स को चलाती है, करती है. सो सुपीरियर बैंक हम लोग कह सकते हैं इंडिया की. डेट कैन बी कॉल्ड एज अ सेंट्रल बैंक विच सुपरवाइज. क्या क्या करती है? सुपरवाइज करती है, रेगुलेट्स करती है बैंकिंग सेक्टर को, एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन. मॉनेटरी पॉलिसी बनाती कौन है? RBI. ठीक है. अब नेक्स्ट आपका आ जाता है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे जो RBI के फंक्शंस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 2 पार्ट्स में. एक आ जाता है मॉनेटरी फंक्शन. क्या? मॉनेटरी फंक्शंस. दूसरे आते हैं नॉन मॉनेटरी फंक्शन. ठीक है. अब मॉनेटरी फंक्शंस पे हम लोग आए तो सबसे पहला RBI का काम आता है इशुएंस ऑफ करेंसी, या तो करेंसी इशू करना. क्या आ रहा है? करेंसी
इशू करना। सो आरबीआई जो करेंसी इशू करती है वो करती है 2 रुपए से लेकर 2000 तक। क्या बोल रही हूँ मैं? 2 रुपीज से लेकर 2000 तक जो भी नोट्स वगैरह है उसको प्रिंटिंग करना, उसको इशू करना किसका काम है? आरबीआई का काम है। 2 रुपीज से लेकर 2000 तक, ठीक है, किसका काम है? आरबीआई का काम है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है कि आपके दिमाग में होगा 1 रुपये का नोट और कॉइन भी तो होता है, तो वो कौन इशू करता है? देखो, वो इशू तो आरबीआई करती है, लेकिन प्रिंटिंग का काम, वो जो अथॉरिटी दी हुई है कि 1 रुपये कॉइन या नोट को, वो दी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। किसको दिया हुआ है वो चीज का? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। देखो, ₹1 का नोट हो या तो कॉइन हो, वो किसको दिया हुआ है? फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया हुआ है अथॉरिटी। मीन्स इन शॉर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस चीज का अथॉरिटी दिया हुआ है, 1 रुपये नोट और कॉइन्स। लेकिन एक्चुअली जो इशू करती है वो तो आरबीआई ही करती है, सर्कुलेट जो करवाती है पैसा। और आरबीआई जो सर्कुलेट करवाती है पैसा, वो किसके मदद से करवाती है? वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू सप्लाई करवाती है करेंसीज का। सो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अ सोल राइट, सिर्फ उसी को राइट है नोट छापने का। वो भी मैं आपको बताऊं तो ये जो करेंसी इशू जो कर सकती है आरबीआई, ये किस में लिखा हुआ है? ये जो 1934 का जो एक्ट बनाया हुआ है ना, इस एक्ट के सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई करेंसी इशू कर सकती है, ठीक है। So Reserve Bank of India has a sole right to issue notes of denomination starting from ₹2 and above। अभी मैं 2000 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि you know के 5000 and 1000 के जो नोट्स थे प्रीवियस वाले, वो बंद किए गए थे 2016 में, और 500 की, सॉरी 5000 मैंने बोल दिया, 500 and 1000 की जो नोट्स थी वो बंद की गई थी 2016 में, डेट इज द डीमोनेटाइजेशन। और 500 के न्यू नोट्स आए। सो 1000 नहीं, हमारे यहाँ पे क्या है? इंडिया में 2000 का नोट है, ठीक है। और क्या भी लिखा है? करेंसी नोट ऑफ ₹1 एंड ऑल अदर करेंसी कॉइन्स आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 रुपये नोट्स एंड करेंसी कॉइन्स इज डन बाय आरबीआई। मैंने यही चीज आपको बताई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो अथॉरिटी दी हुई है प्रिंटिंग करने की और ये सब करने की, लेकिन एक्चुअली जो इशू करता है, जो सर्कुलेट करता है सारा पैसा, वो कौन कर रहा है? वो आरबीआई ही करता है, ठीक है। इवन आरबीआई कॉल्ड एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजेंट भी कहलाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शन दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्या आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन? बैंकर टू द गवर्नमेंट। अभी आरबीआई जो है वो एक्ट करता है एज अ बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। यस ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस है, गवर्नमेंट की जितने भी परचेजिंग, सेलिंग, सिक्योरिटीज रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, वो कौन करता है? वो करता है आरबीआई। देखो क्या लिखा है? द आरबीआई इज द बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। सो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको एडवाइस करना, उनको पर्टिकुलर रिलेटेड सजेशंस देना, या उनका पूरा बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन मेंटेन करना, वो किसका काम है? आरबीआई का काम है। इस वजह से आरबीआई को एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। देखो क्या लिखा है? इट मैनेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड करेंसी कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ ₹1 एंड ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं तो भी वो आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। तो ये इस वजह से उसको क्या बोला जा रहा है? एज एन बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा आ जाता है दैट इज द फंक्शन, क्या है तीसरा? बैंकर्स बैंक
एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। थर्ड फंक्शन क्या आ जाता है? बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो बैंकर्स बैंक मीन सिंपल, सारे कमर्शियल बैंक्स को, या तो इवन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी है। देखो हमारे इसमें जो भी पूरा बैंकिंग रिलेटेड जो फाइनेंसिंग किया जाता है वो दो पार्ट्स में एक्चुअली किया जाता है। एक हो जाता है बैंकिंग, दैट इज ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। इवन हमारे इंडिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी है काफ़ी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। वो भी लेंडिंग करने का काम करती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का मुथूट फाइनेंस है, टाटा कैपिटल है, महिंद्रा फाइनेंस है, तो ये कंपनीज भी इवन फाइनेंस के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे आपने मुथूट फाइनेंस की एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी कि है ना, गोल्ड लोन वो प्रोवाइड करता है। मतलब लोन आपको अगर चाहिए, पैसा अगर आपको चाहिए तो आप अपना गोल्ड रखवाओ और फिर एज अ मॉर्गेज अपने एज अ गिरवी रखवाना पड़ता है, लोन एज अ सिक्योरिटी मैं बोल सकती हूँ, रखवाना पड़ता है अपने को गोल्ड, और उसके बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी ये सारे फाइनेंस रिलेटेड काम करती है। तो उसके ऊपर भी जो पूरा रेगुलेशन होता है, उसके ऊपर भी जो सुपरविजन होता है, वो पूरा का पूरा RBI ही करता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं है कि RBI सारे बैंकर्स बैंक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। मीन्स RBI इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। सारे बैंक्स की बाप कौन? डेट इज RBI, सिंपल। और यहाँ पे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? देखो एक सिंपल सी बात है, हम लोग बोल रहे हैं सारे बैंक्स की फादर कौन? RBI, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल अभी कुछ आपको लॉस हो जाता है उस बिजनेस में, या आपका कैपिटल एकदम ख़त्म हो जाता है, लिक्विडेट हो जाते हो आप, या इंसॉल्वेंट वाली जैसी सिचुएशन आ जाती है आपकी, तो आपको उस वक्त मदद कौन करेगा? आपके पापा ही करेंगे ना, सीधी बात है। आप एकदम लॉस में चल रहे हो तो उस वक्त आपको कौन मदद करेगा? आपके पापा ही करेंगे। कभी भी कुछ भी मुसीबत आती है बच्चों के ऊपर, तो हम लोगों को कौन हेल्प करता है, कौन एडवाइस करता है? सारी चीज़ें हमारे पापा ही करते हैं। तो सेम एज इट इज, अगर बैंक की कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बैंक लिक्विडेट हो जाती है, बैंक के पास पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके पास कोई रिजर्व्स नहीं होते हैं, तो उस वक्त लास्ट रिजॉर्ट के टाइम पर लेंडिंग कौन करता है, मदद कौन करता है, लोन्स प्रोवाइड करना या उनको मदद करना फाइनेंस रिलेटेड कौन करता है? RBI। इस वजह से उसको क्या बोला है? बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। देखो क्या लिखा है? द RBI इज अ बैंकर एंड रेगुलेटर ऑफ शेड्यूल बैंक्स इन अ कंट्री। हम लोगों ने शेड्यूल बैंक्स का भी चार्ट देखा था कि इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इट मैनेजेस कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक। ये भी चीज़ हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएशन के अंदर देखी कि बैंक्स के कैश रिजर्व को संभालना। हम लोगों ने देखा था ना CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वो भी RBI डिसाइड करता है। और बैंक्स को कुछ पार्ट अपने डिपॉजिट्स का, डिमांड डिपॉजिट्स का एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ता है RBI के पास, तो उसको मैनेज करना। फिर डिटरमाइन करना द डायरेक्शन ऑफ द क्रेडिट एज वेल एज डायरेक्ट द क्रेडिट पॉलिसी, इवन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ही ये है कि किस तरीके से सप्लाई ऑफ मनी को हम लोगों को इंक्रीज डिक्रीज करना है इकोनॉमी में। मतलब अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। सो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा लोन पे, वो सारी चीज़ें डिसाइड करना। तो ये सारा काम कौन करता है? RBI करता है। It also the lender of last resort for the scheduled banks in case of emergency। कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है बैंक्स को, तो उस केस में भी जो मदद करता है वो कौन करेगा? फादर ही करेगा। तो सीधी बात है, बैंक्स का फादर कौन? सारे बैंक्स का, सीधी बात है, दैट इज RBI। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रेडिट कंट्रोल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्थ वन, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। आप लोगों ने देखा था ना
कि आरबीआई क्या करता है, कैश रिजर्व्स को या तो कैश रिजर्व रेशियो या तो बढ़ा देता है या तो क्या कर देता है, कम कर देता है। क्यों करता है ऐसा, ताकि कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट कंट्रोल कर सके। मींस जो लेंडिंग ज़्यादा नहीं करे, अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी है ऑलरेडी तो उसको कम करेगा, तो क्या कर देगा, सीआरआर का रेट बढ़ा देता है। और सिंपली ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर सप्लाई ऑफ मनी, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो जानबूझकर लोन प्रोवाइड करेगा, जैसे अभी की सिचुएशन है लॉकडाउन की। तो क्रेडिट कंट्रोल करने का भी किसका काम है, आरबीआई का ही काम है। देखो क्या लिखा है, आरबीआई कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन and money supply in the economy with the help of various tools of monetary policy। देखो मॉनेटरी पॉलिसी हमारा इसके बाद का ही क्वेश्चन है। हम लोग ने मॉनेटरी पॉलिसी में से एक चीज पढ़ी है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। सिर्फ इतनी चीज पढ़ी है क्रेडिट क्रिएशन के अंदर, बाकी आगे के और भी टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसकी तो पूरी ऐसे सीरीज चलेगी, एक एक चीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझे, क्लियर हम लोग के दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए वो चीज़। सो मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देना, इसके रिलेटेड कि किस तरीके से पूरा आरबीआई मैनेज करता है, पूरा कंट्रोल करता है क्रेडिट को। लास्ट वन चीज आ जाती है, फिफ्थ वन, पांचवा फंक्शन आता है, दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या आ जाता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखो कस्टडियन का मतलब क्या होता है, रखने का हक। कस्टडियन आप लोगों ने सीरियल्स और इन सब में देखा होगा कि किसको, ये बच्चे की कस्टडी किसको मिल रही है, मम्मी को मिल रही है कि पापा को मिल रही है। आप लोगों ने सुना होगा ऐसी सारी चीज़ है, कस्टडी वर्ड। सो दैट इज एक्चुअली नोन एज कस्टडियन, रखने का हक। हमारे इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स मीन्स डॉलर हो गए, पाउंड्स हो गए या दूसरे फॉरेन करेंसीज जो भी हो गई, उसको रखने का हक किसको है, ऑथोरिटी किसको है, कस्टडी किसको है, आरबीआई को। ठीक है, समझ आ रही है चीज, क्या बोल रही हूँ मैं, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज के करेंसीज है उसको रखने का हक किसको है, आरबीआई को है। देखो यहाँ पे एक चीज आती है कि हमारे इंडिया में अगर आरबीआई को करेंसी इशू करना है तो करेंसी इशू जो करता है आरबीआई, दैट इज एक्चुअली लाइबिलिटी फॉर द आरबीआई। समझे, तो उसके सामने उसको क्या क्रिएट करना पड़ता है, असेट्स क्रिएट करना पड़ता है। और हमारे इंडिया में क्या चलता है, मैं आपको बताऊं कि देखो करेंसी इशू जो है दैट इज लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी है। समझे, उसी के सामने उसको क्या करना पड़ता है, असेट्स रखना पड़ता है। असेट्स में हमारे इंडिया में रखा जाता है गोल्ड और फॉरेन रिजर्व्स। क्या रखा जाता है एसेट्स में, गोल्ड और फॉरेन रिजर्व्स, मतलब जितना भी उसको इशू करना है उतने का उसको एज अ गोल्ड और फॉरेन रिजर्व्स रखना पड़ता है। अभी जो गोल्ड रखना पड़ता है ना वो डिसाइडेड है कि ₹200 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ता है आरबीआई को एज एन असेट फॉर इशूइंग द करेंसी इन द इकोनॉमी, और बाकी का जितना भी एडिशनल अगर इशू करना है उसको करेंसी 200 करोड़ से ऊपर अगर करेंसी इशू करनी है तो उसको क्या रखना पड़ता है, फॉरेन रिजर्व्स। तो फॉरेन रिजर्व्स का जो भी सर्कुलेशन है, किस तरीके से डिमांड करना है, किस तरीके से अपने को सप्लाई करना है, फॉरेन एक्सचेंज को कैसे बैलेंसिंग करना है, वो सारी चीज़ों के रिलेटेड जो काम करता है, कौन करता है, आरबीआई। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द आरबीआई हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ रुपी। सीधी बात है, vis-a-vis other currencies under the fixed exchange rate regime, under free exchange rates system where exchange rate is determined by the market। देखो पहले क्या होता था, हमारे इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। मतलब पहले ना $1 इक्वल्स टू 50 रुपए, ऐसा फिक्स्ड होता था, और वो जो डिसाइड करता था ना वो आरबीआई डिसाइड करता था। ठीक है, लेकिन अभी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो हमारे में इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 के बाद,
तो इस चीज को चेंज किया गया, फिक्स्ड सिस्टम की जगह पे फ्री सिस्टम। फ्री सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, या तो फ्लेक्सिबल सिचुएशन, फ्लेक्सिबल सिस्टम भी हम लोग बोल सकते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज जो डिसाइड किया जाएगा कि $1 इक्वल्स टू हाउ मच, सो वो डिसाइड किया जाएगा एज पर द मार्केट। एज पर द मार्केट का क्या मतलब होता है? एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि यू नो कि प्राइस जो डिसाइड की जाती है, एक्सचेंज रेट जो डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड किया जाएगा अभी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। क्या डिसाइड हुआ? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया गया एंड एज पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इस एक्सचेंज रेट का प्राइस क्या होगा? डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही चीज लिखी है एज पर द मार्केट। सो आरबीआई मेंटेन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी बाय बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि आरबीआई के ऊपर ही काम है, अगर वो ज़्यादा डिमांड करता है फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, तो हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी डॉलर के सामने या यूरो के सामने या पाउंड के सामने। लेकिन अगर आरबीआई डिमांड नहीं करता है बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज की, तो हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी। देखो अभी जैसे चल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल $1 से फॉर एग्जाम्पल 72 रुपीज चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल। करंट रेट मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, सो 72 तक अप्रोक्सिएशन चल रहा है। तो अभी बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा है? डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है और हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि आरबीआई क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज। इस वजह से ये क्या है? वैल्यू ज़्यादा है हमारी रुपये की, इसकी पर्टिकुलर रुपीज़ की। नेक्स्ट, अगर से फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हमारे इंडियन करेंसी की क्या हो गई? वैल्यू बढ़ गई कंपेयर टू अभी जो 72 है। अगर 60 हो जाए तो सीधी बात है ना, इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम इसके रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट करना है कि भाई कब डिमांड ज़्यादा करना है, कब अपने को सप्लाई करना है फॉरेन एक्सचेंज का, सो उस चीज़ को हम लोगों को बैलेंसिंग करना है। तो वो बैलेंसिंग कौन करता है? आरबीआई, थ्रू परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में बेच देगा फॉरेन एक्सचेंज, फिर परचेज करेगा, तो जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। So RBI is also the custodian of Indian reserves of the foreign currency. It is also administrates the foreign exchange reserves by checking the inflow and outflow of the foreign exchange. Inflow मतलब foreign exchange का आना, outflow मतलब foreign exchange का जाना। So जैसा currency reserves वगैरह इनको रखना पड़ेगा, foreign reserves करेंसी इशू करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा बैलेंस कि कितना एक्सचेंज रेट। अगर ज़्यादा डिमांड करेगा तो सीधी बात है, ये रुपये का जो 72 है ना, वो 75, 80 ऐसा भी होता जाएगा जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व ज़्यादा डिमांड करेंगे। हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर फॉरेन ट्रेड रिलेटेड, फॉरेन रिजर्व्स रिलेटेड हमारे पास एक और चैप्टर है अपने इकोनॉमिक्स के अंदर ही, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से डिटेलिंग दिया हुआ है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो हर चीज़ यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स में दी हुई है। ठीक है, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नॉन मॉनेटरी फंक्शन। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा सिर्फ मॉनेटरी फंक्शन। तो 5 मॉनेटरी फंक्शन है। सबसे पहले करेंसी इशू करना, 2 से 2000 आरबीआई, और एक नोट 1 रुपये का नोट हो या कॉइन हो, कॉइन्स जो होंगे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर बैंकर टू दी गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट का एडवाइजर, गवर्नमेंट का सुपरवाइजर, गवर्नमेंट का एजेंट, कौन? आरबीआई। बैंकर्स बैंक, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, दैट इज आरबीआई, एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। फिर फोर्थ क्या बोला है? दैट इज क्रेडिट कंट्रोल, किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन को, लैंडिंग को कंट्रोल करना है, उसके लिए भी वो पूरी पॉलिसी बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिफ्थ क्या लिखा है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कस्टडी किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है रखने की? दैट इज आरबीआई के पास। ये 5 चीजें आपके 3 मार्क में पूछी जा सकती है।
3 मार्क्स में आपसे बोलेंगे कि एक्सप्लेन द मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या तो एक्सप्लेन द मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।